दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पर 200 से ज्यादा बार हमले किए गए, तो क्या आप मानेंगे? पर आखिर भारत पर ही इतने हमले क्यों हुए? हर हमले और युद्ध के पीछे एक कारण होता है, एक राज होती है। आखिर क्या थे वो राज? चलिए जानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण था कि भारत समृद्धि, शांति और धन की भूमि थी। यहाँ वो सब कुछ था जो एक इंसान को चाहिए होता है, धन का कुबेर भी और मन की शांति भी। सोने से बनी मूर्तियों के साथ मंदिरों की सुंदर वास्तुकला दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती थी। यहाँ संपत्ति को लक्ष्मी की तरह पूजा जाता था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग पैदा करते थे, जैसे कि पनिनी, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आर्यभट्ट, हर्षवर्धन जैसे और ना जाने कितने। भारत की सांस्कृतिक विरासत, जैसे कि अलग अलग तरह के डांस, अलग अलग तरह के म्यूजिक, आयुर्वेदा, योगा जैसी विरासत भारत को दुनिया से अलग करती थी, जिसे पाने की चाहत और भोगने की तमन्ना दुनिया को अपनी ओर खींचती थी। भारत के पास वो सब कुछ था जिसे पाने के लिए लोग युद्ध करते हैं। यही कारण है कि भारत ने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया। जिसने भी भारत को लूटने के सपने देखे, भारत ने उसे उससे बढ़कर दिया, जिससे और भी हमले बढ़ गए। अतिथि देवो भवा भारत के लिए एक अभिशाप बन गया। भारत पर हमले करने वालों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, तुर्की, ग्रीस, मैसेडोनिया, पोर्चुगल, फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे देशों के शासक या व्यापारी ने किसी न किसी रूप में भारत पर हमला किया। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर आपको पूरी और सही जानकारी दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत में पहला विदेशी हमला ईरान की तरफ से आया। उस समय ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता था। ईरान ने भारत के छोटे छोटे राज्यों के आपसी संघर्ष का फायदा उठाया। ईरान के हखामनी साम्राज्य के अलग अलग राजाओं ने 600 बीसी से 400 बीसी के बीच भारत पर अनेक हमले किए, जिसमें साइरस द ग्रेट और डेरियस वन के हमले विख्यात हैं। साइरस, जिसने बखामनी साम्राज्य की स्थापना की और अपने साम्राज्य को धीरे धीरे करके बढ़ाता हुआ सिंधु घाटी तक आ पहुंचा। इसने गांधारा और कंबोजा के आपसी संघर्ष का फायदा उठाया और गांधारा तथा नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। साइरस के बेटे डेरियस वन ने भी इसे बरकरार रखा और एक कदम आगे बढ़कर पंजाब, सिंध और झेलम नदी के आसपास के इलाकों पर कब्जा किया। आज ये गांधार प्रेजेंट डे पाकिस्तान का पेशावर और रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। यहां आपको एक बात बता दूं कि यह वही ईरान है जो भारत के आर्य जाति से मिलती जुलती थी। जब इस्लाम तलवारों की नोक पर आगे बढ़ रहा था, तब कुछ पारसी भागकर भारत की शरण में आ गए। आज ये पारसी धर्म भारत की सबसे अमीर रिलीजन माइनॉरिटी में आती है, या इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहें तो गलत ना होगा। यहां आपके लिए एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन पारसी समुदाय से संबंध रखता है। 4 ऑप्शन में पहला है मुकेश अंबानी, दूसरा गौतम अडानी, तीसरा रतन टाटा और चौथा लक्ष्मी मित्तल। कमेंट करें, जिसका जवाब सही होगा मैं उसे हार्ट शेप में लाइक कर दूंगा। अगला है ग्रीस, जिसे भारत में यूनान या यूनानी के नाम से जानते हैं, और मैसिडोनिया, जहां पे अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ, जिसे सिकंदर के नाम से जाना जाता है, जो पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला था। मैसिडोनिया का राजा बनते ही अलेक्जेंडर अगले 2 साल में पूरे ग्रीस को जीत लेता है, और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी द ग्रेट पर्शियन एम्पायर, जो बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। अलेक्जेंडर पर्शियन किंग डेरियस थर्ड को बैटल ऑफ अर्बिला में हराने के बाद सिर्फ 8 साल में पूरे पर्शियन एम्पायर को जीत लेता है और हिंदू कुश माउंटेन तक आ पहुंचता है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट था इंडिया। अलेक्जेंडर बचपन से ही इंडिया की समृद्धि के बारे में हेरोडोटस से सुनता आया था। अलेक्जेंडर सोचता था कि पूर्वी भारत ही दुनिया का अंत है, जहां तक वह पहुंचना चाहता था।
अलेक्जेंडर का भारत में पहला सामना लोकल ट्राइब या आदिवासियों से हुआ, जिससे 10 महीने तक युद्ध चला। अगला टारगेट था राजा अम्भी, जो तक्षशिला का राजा था और बिना लड़े ही हथियार डाल दिया। अलेक्जेंडर राजा अम्भी को अपने साथ लेकर पोरस से 326 बीसी में युद्ध के लिए निकला। इस बैटल ऑफ हाइडस पास में पोरस की हार हुई, पर पोरस की वीरता को देखते हुए अलेक्जेंडर ने उसे अपना गवर्नर नियुक्त किया। अलेक्जेंडर के लिए अब अगला टारगेट था नंदा डायनेस्टी। राजा धनानंद जो मगध साम्राज्य का राजा था, पर अब अलेक्जेंडर की आर्मी 10 साल से लगातार युद्ध करके थक चुकी थी और ज्यादातर सैनिक बीमार थे और घर लौटना चाहते थे। और ये खबर भी फैल गई थी कि राजा धनानंद की फौज इनकी फौज से बहुत बड़ी है, जिसमें लाखों घुड़सवार और हजारों हाथी थे, जहां जीत असंभव है। इन सब बातों को देखते हुए अलेक्जेंडर की आर्मी ने विद्रोह कर दिया। वापस लौटता हुआ अलेक्जेंडर बैक्ट्रिया यानी कि मॉडर्न डे अफगानिस्तान में दम तोड़ दिया। इसके बाद भारत के जीते गए क्षेत्रों पर अलेक्जेंडर के सैनिक कमांडर सेल्यूकस निकेटर ने राज किया, जिसे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ग्रीक राजा मनंदर ने पंजाब का सियालकोट और मथुरा तक शासन को बढ़ा दिया, पर बाद में बौद्ध भिक्षु नागसेना से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया और भारतवासी बनकर रह गया। इंडो ग्रीक के बाद शकास जाति ने भारत पर आक्रमण किया। मिडिल एशिया में यूची जनजाति के डोमिनेंट और आक्रमण से शकास पलायन करके 2nd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी बीसी में भारत आए। भारत में इसने बैक्ट्रिया, तक्षशिला, मथुरा, जूनागढ़, उज्जैन और नासिक में अपना शासन स्थापित किया। इसने बौद्ध धर्म को सेंट्रल एशिया तक फैलाया। शक राजा रुद्रदमन ने भारत की संस्कृत भाषा और हिंदू कल्चर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में इसने हिंदू धर्म अपना लिया। शकास ने भारत के अलग अलग भागों में 600 सालों तक शासन किया। शकास के बाद पहलवास ने मॉडर्न डे ईरान यानी कि पर्शिया से तक्षशिला की ओर पलायन किया और यहां भारत में गोंडोफेरस के नेतृत्व में इसने काबुल, सिंध और पंजाब पर शासन किया। इतिहासकार पहलवास को पारसी धर्म से जोड़कर बताते हैं, पर गोंडोफेरस के सिक्कों में लॉर्ड शिवा का चित्र देखने को मिलता है। पहलवास और शकास के बाद चीन के यूची जनजाति के कुषाण 1st एडी में मध्य एशिया होते हुए भारत आते हैं और शकास और पहलवास को हराते हुए अफगानिस्तान, काबुल, कांधार में शासन स्थापित करते हैं। कुषाण राजा विमा के सिक्कों में लॉर्ड शिवा का चित्र मिलता है। कुषाण राजा कनिष्क जो अपने साम्राज्य को बढ़ाता हुआ सिंध, कश्मीर, पंजाब, मथुरा, मगध यानी पाटलिपुत्र, मालवा, बनारस, बंगाल, चीन के कुछ भाग और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान तक फैलाता है। कनिष्क संस्कृत भाषा के चलन को बढ़ाता है और रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के जरिए बौद्ध धर्म को चीन, कोरिया, जापान और एशिया के अलग अलग भागों तक फैलाता है। यहां एक बात बता दूं कि भारतीय कैलेंडर कनिष्क की देन है, जो चैत माह से शुरू होती है। कुषाण के बाद 458 एडी में हूणों का आक्रमण हुआ। हूण मध्य एशिया यानी कि वर्तमान चीन से होता हुआ भारत की तरफ बढ़ा और भारत में बढ़ते हुए इसने जम्मू कश्मीर और सिंध के कुछ क्षेत्रों को जीतकर शासन स्थापित किया। बाद में गुप्त वंश से युद्ध होने के बाद इसने कुछ और क्षेत्र जीते, जैसे कि हिमाचल, राजस्थान, पंजाब और मालवा में शासन स्थापित किया। हूणों की कोई जाति नहीं थी। बाद में इसने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया और फिर हिंदू को भी अपनाया। हिंदू धर्म को अपनाने के बाद यह आज भारत की गुज्जर जाति के नाम से जानी जाती है। अब तक जितने भी हमले हुए वे सभी भारत की संस्कृति और धर्म को अपनाया, पर इसके बाद का इतिहास थोड़ा अलग है। 610 एडी में इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम के उदय के साथ उमैया डायनेस्टी बहुत जल्द ही अरब के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया और 712 एडी में
उमैया डायनेस्टी के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध फतह करने के लिए भेजा, जिसका सामना सिंध के राजा दाहिर से हुआ। इस युद्ध में राजा दाहिर की हार हुई और बाद में राजा दाहिर की पत्नी भी युद्ध में हारी गई और बाद में जौहर कर लिया। राजा दाहिर सिंध का आखिरी हिंदू राजा था, जिसकी जानकारी इतिहास के पन्नों से गायब है। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद, मुल्तान, मेवाड़ और सिंध पर कब्जा किया। बाद में खलीफा के वापस बुलाने पर मोहम्मद बिन कासिम सिंध छोड़कर चला गया, जिससे वह भारत के और अंदर नहीं जा सका। भारत में यह इस्लाम का पहला कदम था, जहां बहुत सारे सिंध के हिंदुओं ने इस्लाम को अपना लिया। अगला हमला तुर्किश रूलर मोहम्मद गजनी ने किया। जब राजपूत कमजोर हुए तब मोहम्मद गजनी 1000 से 1027 ईडी तक भारत पर लगभग 17 बार हमला किया। इसके हमले का मुख्य मकसद भारत की संपत्ति को लूटना और इस्लाम को बढ़ाना था। मोहम्मद गजनी अपने साम्राज्य को सेंट्रल एशिया से बढ़ाता हुआ काबुल, लाहौर, कश्मीर, दिल्ली, मथुरा, कन्नौज और बंगाल, उड़ीसा होता हुआ ग्वालियर, बुंदेलखंड और सोमनाथ मंदिर, इन सभी क्षेत्रों को लूटकर और नरसंहार मचाकर बहुत सारा प्रश्न चिन्ह छोड़ गया। मोहम्मद गजनी के नरसंहार से भारत के शासकों ने कुछ नहीं सीखा। गजनी एम्पायर के कमजोर होने के बाद मोहम्मद गोरी अपना साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। मोहम्मद गोरी अपने साम्राज्य को बढ़ाता हुआ मुल्तान, उच्च, अजमेर, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, कन्नौज, बिहार और बंगाल, इन सभी क्षेत्रों को जीतकर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर नियुक्त करता है और इस तरह 1206 से भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। यहाँ एक बात बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का आखिरी हिंदू राजा था, जो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी के हाथों हार गया और उसके बाद दिल्ली सुल्तान का आरंभ होता है। अगला है मंगोल। चंगेज खां के नेतृत्व में बनाया गया दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक मंगोल एम्पायर। मंगोलों ने 1221 से 1327 के बीच भारत पर अलग अलग हमले किए, जिसमें वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कुछ सालों तक कंट्रोल रखा। मंगोल बहुत प्रयास करने के बावजूद भी दिल्ली सुल्तान के हाथों असफल रहे। अगला है तैमूर साम्राज्य का तैमूर, जो 1398 में भारत पर हमला किया। कहा जाता है कि तैमूर चंगेज खां का वंशज था। इसने 1398 में दिल्ली को तहस नहस करके भारी मात्रा में इसे लूटा। इसने दिल्ली के लगभग 1 लाख लोगों का कत्लेआम किया और लगभग 1 लाख लोगों को अपने साथ गुलाम बनाकर ले गया। इसके जाने के बाद अनगिनत लाशों की बदबू से दिल्ली की हवा और पानी महीनों तक उल्टियां करती रही। अगला है बाबर, जो तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। बाबर तिमुरिड एम्पायर का शासक था, जिसका काबुल और गजनी तक अधिकार था और धीरे धीरे झेलम नदी तक अपने शासन को बढ़ाया। दिल्ली में अफगान शासक इब्राहिम लोदी का शासन था, जिसे 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा दिया। इस युद्ध में पहली बार आर्टिलरी यानी कि गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया था, जिसे बाबर ने ऑटोमन एम्पायर से लेकर भारत आया था। यही कारण है कि बाबर सिर्फ 1200 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों को हरा दिया। इसके बाद बाबर ने जो साम्राज्य स्थापित किया वो अगले 250 सालों तक भारत में मुगल सल्तनत के रूप में शासन किया। जब मुगल कमजोर हुए तब ईरान के अफशरीद डायनेस्टी के शासक नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया। नादिर शाह खैबर पास, अफगानिस्तान और पेशावर होता हुआ दिल्ली पहुंचा और मुगलों द्वारा इकट्ठा की गई 250 सालों की दौलत को लूटा। इसने शाहजहां के कोहिनूर से जड़े सिंहासन पीकॉक थ्रोन को भी लूटा। 1747 में नादिर शाह को उसके अपने ही बॉडीगार्ड ने मार दिया और सभी लूटी गई दौलत को फिर एक बार लूट लिया गया और लुटेरों ने मयूर सिंहासन को भी तोड़ डाला। अगला है अहमद शाह अब्दाली,
जो नादिर शाह के सेना में था। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी एम्पायर का शासक बना और नादिर शाह के ही कदमों पर चलकर इसने 1748 से 1767 के बीच भारत पर 8 बार हमले किए और हजारों कत्लेआम और लूटपाट मचाकर वापस चला गया। इसने 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को हराया। कहा जाता है कि इसके हमले का मुख्य कारण अफगानिस्तान की गरीबी और भूखमरी थी और भारत एक आसान रास्ता था। यही कारण है कि अहमद शाह दुर्रानी को अफगानिस्तान में फादर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान का दर्जा दिया गया है। अब इसके बाद के हमले थोड़ा और अलग है। अगला है पोर्चुगल, जो कि सबसे पहले भारत आया और सबसे आखिरी में भारत से गया। पोर्चुगल यूरोप का एक छोटा सा देश है जहां से 1498 में वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते कालीकट बंदरगाह पहुंचा। यहां पोर्चुगल ने केरला के कोचीन और केन्नानूर में 1505 ईस्वी में फैक्ट्रियां लगाई। 1510 ईस्वी में इसने गोवा पर कब्जा किया, बाद में दमन और दीव पर भी कब्जा किया और फिर दादरा और नगर हवेली को भी। 1961 में इंडियन आर्मी ने इसे गोवा से भगाया। अंग्रेजों के कारण ये भारत में ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। पोर्चुगल भारत में 1505 से 1961 तक जीते हुए प्रदेशों पर शासन किया। अगला है नीदरलैंड यानी कि डच, जो 1602 में भारत के आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में आए और यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो व्यापार के लिए आई थी। बाद में ये मद्रास, पुडुचेरी, चिचूड़ा, कासिम बाजार, बारानगर और केरला के कोच्चि पर भी अपना अधिकार किया। जब तक ब्रिटिश नहीं आए, डचों ने भारत में सूती, अफीम, रेशम, चावल, मसाले का व्यापार करके बहुत पैसा कमाया। अगला है फ्रांस, जो कि 1667 में फ्रांस भारत के सूरत में आया और यहाँ पे व्यापार स्टार्ट किया। फ्रांस ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फ्रांस ने मसूलीपट्टनम, पुडुचेरी, चंदरनगौर, माहे, यनम जैसी जगहों को व्यापार के लिए कब्जा किया और फैक्ट्रियां बनाई। पौंडीचेरी 1954 तक फ्रांस के कब्जे में रहा। अब ये भारत का यूनियन टेरिटरी है। अगला है अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन, जिसके अनेक नाम हैं, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड। अब इन अलग अलग नामों का क्या मतलब है, ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्रिटेन 1600 में भारत की तरफ बढ़ता है और भारत के सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है और फिर धीरे धीरे करके बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता और पटना में अपनी फैक्ट्रियां बनाता है। अब ब्रिटेन सेना भी रखने लगता है और भारतीय राजाओं के आपसी झगड़े और जैसे कि कौन राजा बनेगा और फूट डालो राज करो की राजनीति में माहिर हो जाता है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का अधिकार इसे मिल जाता है और फिर धीरे धीरे करके पूरे भारत में मैसूर और मराठास को हराने के बाद ये पूरे भारत में ही कब्जा कर लेता है, जो कि 1947 में आज़ादी के साथ खत्म होती है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान की तरफ से 4 हमले 1947, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल युद्ध और चीन के साथ 1962 का एक यादगार युद्ध, ये सभी हमले भारत के हर एक नागरिक को हमेशा याद दिलाएगा कि इतिहास से हमने क्या कुछ सीखा है। तो ये था भारत पर आक्रमण करने वाले और इसे लूटने वाले। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।